Hello guys, this is Reena Modi. I will discuss about the diversity of living words. Class 9th. CBSE pattern, NCERT pattern. Okay. In this chapter, there are different points of view we will discuss in next video classes. The first is introduction, definition of biodiversity, 5 kingdoms of classification, just like Monera, Protista, fungi, plantae, animalia. There are the 5 major kingdoms we will describe here. Next slide में चलते हैं. This is the introducing slide of this chapter, diversity of living words. Next introduction. Next point is introduction. Biodiversity. Biodiversity. क्या है biodiversity? Biodiversity क्या है? Biodiversity also called biological diversity है ना. Biological diversity हम कह सकते हैं the variety of life found in a place on earth or often the total variety of life on earth. अर्थ पे जितनी भी वेराइटी ऑफ लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन सबको हम एक साथ मिलाकर कह सकते हैं दिस इज द बायोडाइवर्सिटी. दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट वेराइटी में ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, हम उनको देख भी नहीं सकते. मतलब देख नहीं सकते मीन्स क्या कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. उनको हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और कुछ होते हैं मैक्रो. ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मैक्रो होते हैं, मैक्रो साइज्ड होते हैं, जिनको हम इजीली पहचान सकते हैं और देख सकते हैं. तो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या, ऑल लिविंग फॉर्म्स को हम एक कलेक्टिव वर्ड दे देते हैं जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity is the variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species and ecosystem. ठीक है. कुछ organisms तो जो है मैराइन या पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एयर में होते हैं, सॉइल में होते हैं. ठीक है. और ऑलमोस्ट जो मैक्रो साइज एनिमल है वो सारे लैंड पर होते हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं. ठीक है ना. तो सब अलग अलग उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनकी लिविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, उनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, उनमें उनके फिजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उनको स्टडी करते हैं और कैटेगराइज करते हैं. अब ये सारी स्टडी करते हैं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया हमने बायोडाइवर्सिटी. तो इस चैप्टर में हम वही करने वाले हैं. सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन करने से पहले हम पॉइंट ऑफ व्यू पर जाएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है किसी ऑर्गेनिजम्स में, क्या है. ईच ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स. हर ऑर्गेनिज्म अपने आप में दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है. अगर हम देखें, अगर लाइफ देखें, हम वाटर लाइफ बॉडी देखें, वाटर में रहने वाले एनिमल्स है, वो टेरेस्ट्रियल से बिल्कुल अलग होंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं. उनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मल्टी सेलुलर या मैक्रो साइज एनिमल से अलग होता है. दूसरा पॉइंट, इन दिस एक्टिविटी वी डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन रन बट द banana tree can't run is a characteristic. यहाँ पे banana tree का एग्जाम्पल दे हम दिया है. हम ये देख सकते हैं कि हम तो वॉक कर सकते हैं, जो ह्यूमन बींग्स वॉक कर सकता है या एनिमल वॉक कर सकता है, बट प्लांट कांट वॉक है ना. तो डिफरेंट फीचर है, आर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी. तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि डिफरेंट कैटेगरी हर ऑर्गेनिज्म को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है. ठीक है. ये हमें धीरे धीरे जरूरतें लगी कि हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें और फिर हम उनको अच्छे से क्लासीफाई करें. ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू
whether they lied on land, in water or in air. The first classification जो था ग्रीक में दिया था, उन्होंने क्या सोचा है, ग्रीक के जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने सबसे पहले जो एनिमल्स थे सारे उनको क्लासीफाई किया किसके अकॉर्डिंग कि वो कहाँ पर रहते हैं। कुछ एनिमल जो प्लांट जो वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल जो लैंड पर रहते हैं उनको अलग कह दिया, टेरेस्ट्रियल कह दिया, वाटर एनिमल को वाटर एनिमल की कैटेगरी अलग दे दी, और एयर में रहने वाले एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कैटेगरी दे दी। दिस क्लासिफिकेशन इज a landmark in ideology but has limitations. For example, animals that live in a sea include corals, whales, octopus, starfish and shark. In fact, they are different from each other. ठीक है ना, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब इन्होंने तीनों जो हैबिटेट बता दी उसकी, कुछ लैंड में है, कुछ वाटर में, कुछ एयर में, पर उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस थी, है ना। अगर हम पानी में जो रहने वाले एनिमल है, वाटर एनिमल है, उसमें देखें तो सब उनकी भी कैटेगरी अलग अलग थी, जैसे कोरल से, वेल से, ऑक्टोपस से, स्टारफिश, शार्क है, इनकी हैबिटेट तो वाटर है, बट अगर इनके फिजिकल फीचर्स को देखें, है ना, तो वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो ये केवल सफिशिएंट नहीं था क्लासिफिकेशन, आगे और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने फैक्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने न्यू क्लासिफिकेशन दिया। एक क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आया, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के नाम से जो जाना गया। organisms are classified based on body design, hierarchy in developing, relation to evolution. Charles Darwin first described the idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species. उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया 1859 में, जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने, जो फर्स्ट आइडिया लाया था वो इवोल्यूशन का, और उसकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उसने ये सब कुछ मेंशन किया था। तो इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन समझते हो ना, इवोल्यूशन क्या है कि जब भी कोई, जैसे सबसे पहले कोई प्री स्ट्रक्चर आई है, उसमें कुछ एडवांसमेंट धीरे धीरे हुआ है और वो मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज में कन्वर्ट हुई है। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव टाइप की सेल कौन सी, प्रोकैरियोटिक में कुछ एडवांसमेंट हुआ, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी सेल ऑर्गेनेल्स में एडवांसमेंट होता गया, और एडवांसमेंट के साथ साथ जो फीचर्स थे सारे एडवांस होते गए, और धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुई, है ना। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जो यूकैरियोट्स थे। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल ले तो आपने देखा होगा कि आज से 10 या 20 साल पहले या 10-15 साल पहले सबसे पहले आपके पास टेलीफोन आया था, ठीक है। टेलीफोन में और टेलीफोन साइज में बड़ा, एडवांसमेंट हो रहा है ना, एडवांसमेंट आया, लैंडलाइन से आए, आपके विदाउट वायरलेस फ़ोन आए, है ना। वायरलेस फ़ोन के बाद आपके हाथ में आया हैंडसेट और छोटा मोबाइल आया। मोबाइल में भी देखना आप, जो लास्ट 15 साल पुराना जो मोबाइल था वो कैसा था, साइज़ में बड़ा था, हेवी था। धीरे धीरे उसकी क्वालिटी और बढ़ाई गई कि इसका साइज़ भी छोटा होता गया, एडवांस फीचर्स आते गए, उसमें थीन होता गया, फिर टच स्क्रीन आया, कीपैड उस धीरे धीरे बंद होते गए, टच स्क्रीन आया, और एडवांसमेंट आया, फिर एंड्रॉयड आया, फिर और एडवांसमेंट आया। इस तरह जो ये कह सकते हैं कि ये मोबाइल का इवोल्यूशन था। इवोल्यूशन कहाँ से था, एक लैंडलाइन टेलीफोन से एक एंड्रॉयड तक जो एक एडवांसमेंट की जो स्टेप आई, वो पूरा इवोल्यूशन। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म से वो अर्थ पे पहले आए, धीरे धीरे उनके फीचर्स में एडवांसमेंट हुआ और एडवांस एनिमल्स आए, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसको कहा गया इस स्केल को इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के आइडिया के अकॉर्डिंग 1859 में चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन लाया, ठीक है। दूसरा द बायोलॉजिस्ट, इसके बाद नेक्स्ट आए हिकल, विटेकर, कार्ल्स हु ट्राइड टू क्लासिफाई all living organisms into broad kingdoms. The Whittaker proposed 5 kingdoms. आपने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, Whittaker proposed 5 kingdoms of classification. धीरे धीरे एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग और फीचर्स को साइंटिस्ट ने जाना, और फिर ये नए जो साइंटिस्ट आए W.H. Whittaker ने नया एक क्लासिफिकेशन दिया, सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में रख दिया, ठीक है। फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया।
कार्ल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। कार्ल वोज जो थे उन्होंने जो मोनेरा है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। देखो आर्कीबैक्टीरिया, आर्की जो वर्ड है दिस इज द प्रिमिटिव वर्ड। जो बैक्टीरिया अर्थ की इवोल्यूशन के टाइम पे आए थे, जब ओरिजिन के टाइम पे आए थे, जब अर्थ जैसी ओरिजिन हुए, उसमें ऑर्गेनिज्म जैसे ओरिजिन हुए थे, तो सबसे पहले आए थे आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो आर्की बैक्टीरिया था वो प्रिमिटिव फीचर्स था, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसकी बॉडी के अंदर, है ना। तो वो जो आर्की बैक्टीरिया था वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेटिक लेमिलीज पाई जाती थी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया, ये सारे क्या थे, आर्की बैक्टीरिया कहलाए। बाद में जो बैक्टीरिया आए वो कौन से हुए, एडवांसमेंट वाले। ठीक है, वो कहलाए यू बैक्टीरिया, जिसमें एडवांस फीचर आया। बाद में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कीमोसिंथेटिक थे या दूसरी पैरासिटिक थे, उनका न्यूट्रिशन चेंज हुआ, उसमें कुछ एडवांसमेंट आया। इस तरह से 2 कैटेगरी में उसने मोनेरा को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हम एक स्केल डायग्राम बना के देखें तो जो लिविंग वर्ड है उसको हम मेजर 2 कैटेगरी में हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको साइटोजेनेटिक्स के कितने लेक्चर्स दे चुकी हूँ, उसमें आप पढ़ सकते हो मेरे पुराने लेक्चर्स में भी, कि प्रोकैरियोट्स मतलब जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, और यूकैरियोट जिसमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियस हो, वो वाले ऑर्गेनिजम्स। उसमें आता है प्रोकैरियोट्स में ओनली मोनेरा। मोनेरा में फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनेरा में आते बैक्टीरिया भी आते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे मोनेरा में आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक में 2 टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यूनिसेलुलर, या तो वो एक ही सेल हो, और या एक से ज्यादा सेल वाले मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि प्रोकैरियोट जैसे ही है, प्रोकैरियोट भी यूनिसेलुलर है, पर यहाँ पे यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर को होना मीन्स ऐसी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है एडवांस है, न्यूक्लियस के सारे फीचर्स प्रेजेंट है, सेल में सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में किंगडम प्रोटिस्टा को रखा गया। प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो यूनिसेलुलर है, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, आपकी यूग्लिना, ये सारे इसमें यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं आंखों से, जो दिखाई देते हैं, सारे जो बड़े लार्ज साइज एनिमल है वो सारे मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर को भी हमने 2 मेजर फीचर से उनको कैटेगराइज कर दिया कि मल्टी सेलुलर में एक तो वो वाले ग्रुप जिसमें सेल वॉल होती है, एक वो वाले ग्रुप जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर से उसको कैटेगराइज करेंगे। एक ग्रुप हमने वो बनाया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, तो उसमें भी देखा कि 2 ऐसे फीचर्स है जिसको हम डिवाइड करके और ग्रुप कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्रांचेस डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो अपना खाना खुद बनाते थे, कुछ ऐसे थे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे। ठीक है ना, तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, जो ऑटोट्रॉफिक नहीं थे, जिसमें सेल वॉल तो थी बट ऑटोट्रॉफिक नहीं थे। ऑटोट्रॉफिक नहीं थे मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, तो उनको रख दिया किंगडम फंगाई में। और जो ऑटोट्रॉफिक थे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको फिर एक सेपरेट किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। अब अगर हम बात करें विद सेल वाली, जिसमें सेल वॉल थी, वो सारे एनिमल कहलाए, जिसमें सेल वॉल नहीं थी वो सारे प्लांट कहलाए। तो प्लांट में भी सेल वॉल के अकॉर्डिंग हमने उसको फंगाई को अलग रख दिया। हम प्लांट के 2 मेन फीचर मानते हैं, तो सेल वॉल का प्रेजेंट होना, दूसरा फोटोसिंथेसिस का होना, उसी को हम रियल प्लांट कहते हैं। बट सेल वॉल का प्रेजेंट होना तो ठीक है, बट जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तो प्लांट होता है, अदरवाइज जहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तो हमने उसको कहा फंगाई। ठीक है ना, तो हम फंगाई को कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ लेते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम मोनेरा भी पढ़ लेंगे, प्रोटोजोन्स भी पढ़ लेंगे, फंगाई भी। ये तीनों को अगर हमको स्टडी करना है तो ये मोस्ट ऑफ द स्पीशीज
जो है वो माइक्रो साइज की होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। किंगडम, 5 किंगडम हमने क्लासिफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, फंगाई या माइकोटा कह सकते हैं, प्लांटी या मेटाफाइटा और मेटाजोआ एनिमेलिया। अब देखो मेटा वर्ड किस लिए आता है, अब मैं आपको बता देती हूँ। मोनेरा मतलब स्मॉलेस्ट साइज, प्रोटिस्टा मतलब प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रोटिस्टा प्रिमिटिव टाइप के एनिमल, छोटी साइज के, स्मॉलेस्ट। माइको, माइको वर्ड मीन्स होता है थ्रेड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाले सारे जो है फंगाई कहलाते हैं, माइकोटा। मेटाफाइटा, मेटा मीन्स लार्ज साइज का, फाइटा मीन्स प्लांट, लार्ज साइज के जो प्लांट है। मेटाजोआ, मेटा मीन्स लार्ज साइज, जोआ मीन्स एनिमल, लार्ज साइज एनिमल। तो ये सारे यहाँ पे लिस्टेड है, आप इसको स्टडी कीजिए कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स है, डायग्राम्स में नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल करेंगे। फिर आया हम हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी हम किसी भी एनिमल को, प्लांट को, किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमने सबसे मोटा मोटा उसको दे दिया किंगडम, जैसे मैंने दिया मोनेरा, ठीक है ना, किंगडम दे दिया। किंगडम के बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद आता है किंगडम के बाद में दूसरी कैटेगरी दी फाइलम को, फिर क्लास को, फिर ऑर्डर को, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इस तरह से इस पूरा सिस्टम वाइज हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते जाते हैं, एक लार्ज कैटेगरी से स्मॉल कैटेगरी में आते आते एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जिसको कहते हैं हिरार्की। दिस इज द हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन बीइंग्स का। तो ह्यूमन में जो किंगडम होता है उसको बोलते हैं, कौन सी किंगडम का, ये एनिमेलिया का। एनिमेलिया का मेन मेजर फीचर क्या है कि कैन ग्रो कर सकते हैं, एबल टू मूव और मूवमेंट कर सकते हैं। 2 मेन फीचर केवल एनिमल में होते हैं। फाइलम कैटेगराइज क्यों किया, फाइलम हमने कौन सा लिया, इसमें कॉर्डेट से। कॉर्डेट से मीन्स क्या कि इसके अंदर पीछे बैकबोन होती है, ठीक है ना। सारे एनिमल में जो बैकबोन होती है, ह्यूमन बीइंग्स में बैकबोन होती है, जिसमें बैकबोन होती है वो सारे कॉर्डेट्स में रख दिए गए, तो ये फाइलम हो गया। क्लास में अगर हम फिर जितने भी कॉर्डेट्स थे उनको फिर क्लासीफाई किया क्लासेस में, तो यहाँ पे जो एक क्लास है ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो है मेमल्स। मेमल्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती है, जिसको कहते हैं मिल्क ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड। तो जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है वो सारे मेमल्स हुए, ठीक है ना। वो कॉर्डेट जिसमें मेमरी ग्लैंड से या हेयरी स्ट्रक्चर, हेड्स होते हैं, वो सारे मेमल्स होते हैं। 2 फीचर्स मेन माने हमने, उसको मेमल क्लास में रख दिया गया। ऑर्डर की बात करें, वो सारे मेमल्स जिसको और फर्दर डिवाइड करना है हमको किसके, कुछ सम फीचर्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो डिफरेंट ऑर्डर्स आए, तो उसमें हमने ह्यूमन बीइंग्स को रखा प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में एक तो होती है ये मेमरी ग्लैंड्स होती है, दूसरा होता है स्किन में कलर टोन होता है, डिफरेंट कलर टोन का होना, ठीक है ना, और जो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर होना, ये सारे फीचर्स से प्राइमेट्स में, जो हाथ से पकड़ के मतलब खा सकते हैं या हाथ से पकड़ होती है जिसमें फॉर्म में। नेक्स्ट है फैमिली, होमिनिड्स, फिर जीनस होमो और नेक्स्ट स्पीशीज हो गई होमो सेपियंस। इस तरह से ये पूरा एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स का जो हिरार्की क्लासिफिकेशन को शो करता है। जैसे हम हर ऑर्गेनिजम्स को किंगडम से लेकर स्पीशीज में हिरार्की क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम फर्स्ट किंगडम पे आते हैं, मोनेरा, जो डिटेल करना है। मोनेरा में हमने एक एग्जाम्पल लिया है बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो मोनेरा में क्या है, मोनेरा का मेन फीचर्स आपको पता है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, नहीं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। मोनेरा का ये फीचर है कि सेल वॉल इसमें हो भी सकती है, नहीं होती है ना। जो बैक्टीरिया होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर होते हैं। अगर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो प्लांट का फीचर है, ठीक है, और मूवमेंट होना एनिमल का फीचर है, ठीक है। ये इस तरह कहते हैं कि दोनों के बीच की कड़ी है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, दोनों तरह का। फॉर एग्जाम्पल हम देखें बैक्टीरिया का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। यह एक बैक्टीरियल कैप्सूल है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें देखा है आउटर जो है ये होता है कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे होती है सेल वॉल, ये सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है। इसमें ये स्ट्रक्चर जो है बाहर हेरी स्ट्रक्चर कुछ में होती कुछ में नहीं होती, जिसे पाइलेस कहते हैं। और इसमें एक मेन टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको बॉडी मूवमेंट देती है, जिसे कहते हैं फ्लैजेलम। ये इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अंदर एक पूरा नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, फीते जैसा जो पर्पल कलर में यहाँ पे शो हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए हो सकता है या आरएनए, तो हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जो राइबोसोम, 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर तो है पर उनकी साइज बहुत ही छोटी है, जो केवल माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। पानी में पाया जाता है ना। कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म से? पैरामीशियम, यूग्लिना और इसमें अमीबा, ये तीनों ही एग्जाम्पल है। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है दोनों ही तरीके से होता है। कुछ में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है। ठीक है, फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें फ्लैजेलल मूवमेंट होती है। और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हेट्रोट्रॉफिक होती है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि अपना जो फूड है वो किसी और से अपना फूड लेती है। और अदर एग्जाम्पल देखें प्रोटोजोन्स में, डायटम से प्रोटोजोन्स है। ठीक है, प्रोटोजोन्स में आप ये 3 एग्जाम्पल आप 9 के कोर्स के हिसाब से डायग्रामेटिकली आपको करना है डायग्राम्स। अमीबा की बात करें हम तो अमीबा में एक स्पेशल होती है अमीबॉइड मूवमेंट होती है। मीन्स क्या कि इसको अगर बॉडी मूवमेंट करना है तो साइटोप्लाज्म को पुश करता है जहाँ जिस डायरेक्शन में इसको जाना है। तो उससे क्या होता है कि अमीबा में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। इसमें एक फॉल्स लेग्स बनते हैं जिससे ये मूवमेंट करता है। ये अमीबा की अमीबॉइड मूवमेंट है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फंगाई। फंगाई की अगर हम बात करें तो दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमने पढ़ा है पहले। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद सेल वॉल, सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ काइटिन। बट यहाँ पे कैसी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और प्लांट में सेल वॉल कैसी होती है? प्लांट की इससे डिफरेंट होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है, यहाँ पे काइटिन से बनी होती है। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये कुछ सैप्रोफिटिक भी होती है, कुछ पैरासिटिक भी होती है। तो सैप्रोफिटिक क्या करती है? डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग मटेरियल। सैप्रोफिटिक मीन्स क्या कि जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं वो सारे सैप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं और वहाँ पे अपना खाना बनाते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक। और तीसरा भी इसमें होता है, देखो जो फंगाई है वो 3 टाइप्स का न्यूट्रिशन करती है। फर्स्ट होता है, तीनों टाइप का कौन सा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है। फर्स्ट होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग मटेरियल पर जो ये है एगेरिकस, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है। आपने देखा हो कचरे के ढेर पर डेड मटेरियल, लीव्स डेड मटेरियल है, उसमें कुछ भी एनिमल का डेड मटेरियल हो, एग का शेल हो, सारा कचरे के कूड़े में हम देखते हैं सब मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड मटेरियल, उस पर ये ग्रो करने लग जाता है। ये एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट का। दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है? किसी हेल्दी एनिमल पर ये अटैक करे, हेल्दी ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करता है और उसमें डिजीज क्रिएट करता है। जैसे हम एस्परजिलस को देखें हम, ठीक है ना, या पेनिसिलिन को देखें, तो ये क्या होता है? किसी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करके उसको खराब कर देता है या सड़ा देता है या उसको डिजीज कॉज करता है। तो ये सारा जो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जो लाइफ लॉन्ग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में एक फ्रेंडली नेचर के साथ रहते हैं, उससे अपना खाना भी लेते हैं पर उसको हार्म नहीं पहुंचाते, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप कनेक्शन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोटिक कनेक्शन। मतलब दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा है जीवन यापन के लिए। तो इस तरह का न्यूट्रिशन, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है फंगाई में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट किंगडम की। यहाँ पे मैंने मोनेरा किंगडम को आपको डिटेल में बताया है। इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने मोनेरा किंगडम के यहाँ पे स्टडी किए जो आपके कोर्स में है। इसी स्लाइड के साथ मैं आपको यह आज का लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट आप सेकंड पार्ट में बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड्स के सेकंड पार्ट में
नेक्स्ट किंगडम के साथ हम मिलते हैं। कुछ भी आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।